हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने अपने चैनल ड्रीम पाठशाला पर कल शुरुआत की थी अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी हम लेके चलेंगे कॉम्पिटिटिव और 11th-12th क्लास की भी। तो उस पे जो आपने हमें सपोर्ट दिया और जो आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड यूनिट, सेकेंड लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जो कि है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स हम तब शुरू करेंगे जब एक बार आप सबको टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल आदमी से पूछेंगे कि भाई असेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो वो नहीं जवाब दे पाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले अकाउंट्स की टर्म्स समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली टर्म है एंटिटी। अब एंटिटी क्या है? जैसे आपके पापा का बिजनेस होगा, उस बिजनेस को हम कह देंगे एंटिटी। जैसे उनका सपोज कीजिए नाम है ABC लिमिटेड, तो वो हो गई हमारी एंटिटी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ कि एंटिटी की होती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। मतलब जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा ओनर है, उनकी है सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो अलग अलग हैं। सेपरेट आइडेंटिटी है उनकी, वो दोनों एक नहीं हैं। तो हम इस एंटिटी को अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है और जो उसका ओनर है, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है कोई भी इवेंट जिसकी है कोई वैल्यू। अब वैल्यू से आपको कल का लेक्चर याद आना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। मनी की टर्म्स में मतलब रुपी टर्म्स में, बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब जैसे बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा, कुछ बेचा, कुछ उधारी पे लिया, किसी को उधार के पैसे दिए, इन सब को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी होनी चाहिए वैल्यू, वो मेजरेबल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो थर्ड टर्म आती है वो आती है असेट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारी अकाउंट्स की। असेट्स हमारे होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स तो हर ट्रांजैक्शन को हमारा एक्सप्रेस होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में। अब असेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनसे हमारा चलता है बिजनेस। अब देखिए, जैसे किसी की फैक्ट्री है, उसमें है मशीनरी, उसमें उसकी कुछ कार्ड्स हैं जो वो बिज़नेस के लिए ही यूज़ करता है, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसे हमारा स्टॉक हो गया, हमारे डेटर्स हो गए। डेटर्स पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी असेट्स। अब हमारी असेट्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है नॉन करंट असेट और एक होती है हमारी करंट असेट। अब करंट असेट और नॉन करंट असेट में डिफरेंस क्या है? नॉन करंट असेट हमारी वो है जिनका कैश में कन्वर्जन होगा 1 साल के बाद। मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं। जैसे अगर आप घर में ही सोचिए अपने, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए खरीदते हैं कि आप उसको 1 साल में बेच देंगे। वो आपकी 1 साल से थोड़ी ज़्यादा के लिए ही चलेगी। तो उस असेट को हम कहते हैं नॉन करंट असेट। जैसे बिजनेस ने खरीदी कोई मशीनरी, वो हमारी यूज़ होगी प्रोडक्शन के लिए। जो भी हम सामान बनाएंगे बिजनेस में, उसके लिए यूज़ होगी और 1 साल से ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा ही चलेगी। तो उन असेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट असेट्स। और करंट असेट्स होती हैं जो हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं 1 साल के अंदर। अब करंट असेट्स में हमारा आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माने माल, जिसको हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं जो बिज़नेस में हमारा माल होता है, जैसे स्टॉक। अब वो स्टॉक हमारा फिनिश गुड्स का होता है कि
कि जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर बेचना चाहते हैं। 1 साल से ज़्यादा कोई भी अपने बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं रखना चाहता। अब नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स के आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, साथ साथ जैसे हम शुरू करेंगे वैसे बता देती हूँ कि नॉन करंट असेट्स में हमारी आती है फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये सब हम तब डिस्कस करेंगे जब आपको थोड़ा असेट्स में क्लैरिटी आएगी। अभी हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं असेट्स। अब नेक्स्ट है हमारा टर्म लायबिलिटीज़। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है हमारे सर पे बोझ, मतलब जो हमने ऑब्लिगेशन या जो डेट मतलब उधार, जो हमने उधार बिजनेस पे है हमारे, वो हमने आगे किसी को देना है। मतलब हमने किसी से सामान लिया उधार पे, तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि हम उसे आगे पे करें, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। जो हमारे सर पर बोझ बनकर रहे उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। अब जैसे हमारे असेट्स के टाइप थे वैसे ही हमारी लायबिलिटीज़ के पार्ट हैं, जो कि है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होता है जिसे हमने 1 साल से ज़्यादा के बाद पे कर सकते हैं। जैसे कोई आपने बैंक से लोन लिया या आपके बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, तो उसको अगर उसका टेन्योर हमारा जो टोटल लोन का साल है वो है हमारा 7 साल में हमने देना है, तो उसे हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ क्या है? जिन्हें हमने विदिन 1 ईयर देना है। अब देखिए, जैसे आपने किसी से उधार पे पैसा ही लिया, तो वो 1 साल से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, उसने आपको 6 महीने का समय दिया है, तो वो आपकी बन जाती है करंट लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट टर्म आती है कैपिटल। अब कैपिटल हमारी होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। हमारा कुछ अमाउंट, जैसे बिजनेस शुरू करना हुआ तो ओनर कुछ पैसा लेकर आता है, वो बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। या तो वो पैसा लाता है या वो शॉप, जैसे कोई असेट मान लीजिए कि वो मशीनरी लेकर आया, तो असेट्स की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में वो कैपिटल लेकर आता है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं, जो वो अमाउंट लाता है उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि ओनर और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग अलग है, तो कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए तो बोझ हुआ ना, कि बिजनेस को अपने ओनर को वो कैपिटल देना है, मतलब वो प्रॉफिट की फॉर्म में देगा या रिटर्न्स की फॉर्म में देगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा, इस पे हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। कोई क्लियर ना हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो कैपिटल वैसे जो होता है वो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमारा ओनर बिजनेस में लेकर आता है। वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और असेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सेल्स। सेल्स होती है हमारी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। टोटल रेवेन्यू से क्या मतलब हुआ? अब आप जो बिजनेस में अपना सामान बेचते हैं, आपको उसके लिए कैश भी मिल जाता है तुरंत, और कभी कभी कोई आपसे सामान उधार पे भी ले जाता है, इसलिए हमने यहाँ कहा है टोटल, मतलब कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है। जो भी आपने गुड्स दी या जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, उससे जो आपको आमदनी हुई उसे हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आती है रेवेन्यू। अब देखिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको सामान बेचने से ही कुछ आमदनी होगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्स रेवेन्यू प्लस अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू। अब जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रखा है बिज़नेस के नाम से, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है, कुछ कमीशन मिल सकता है। तो रेवेन्यू हमारी जो है वो ब्रॉड टर्म है, जैसे कि
रेवेन्यू में ही हमारा आता है सेल्स से हुआ रेवेन्यू और अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये हो गई हमारी ब्रॉड टर्म। सेल्स रेवेन्यू हमारा इसका पार्ट है। ये हो गया हमारा सेल्स और ये हो गया हमारा रेवेन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चा। ये तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश ही है ये, बस थोड़ा सा टेक्निकलिटी है कुछ वर्ड्स में, वो समझ आना चाहिए। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अब छोटे मोटे खर्चे, जैसे अगर फैक्ट्री में वर्कर्स हैं तो उनको वेजेस देनी होंगी, लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा, किराया भी जाएगा अगर किराए पे फैक्ट्री है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। नीचे वाली टर्म मत देखिए, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सारे कन्फ्यूजन्स आपके मैं क्लियर करूँगी। अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि जो हमारी कॉस्ट इनकर हुई है अर्निंग रेवेन्यू, फॉर अर्निंग रेवेन्यू, इसके हमारे पार्ट्स हो गए रेंट, वेजेस, लाइट, वाटर, ये सब हो गए हमारे एक्सपेंसेस, जो कि हमारे मतलब आप ये मान लीजिए कि जो हमारे रेगुलर इनकर होने वाले खर्चे हैं, जैसे आपका किराया हर महीने जाएगा, वेजेस आप हर महीने देंगे वर्कर्स को, लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा, ये रेकरिंग नेचर का है। मतलब रेकरिंग से मतलब आप समझिए कि ये हमारा इनकर होता रहेगा रेगुलर इंटरवल्स पर। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वो होती है हमारी स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। मतलब देखिए, जैसे हमारा एक्सपेंस हो गया जो रेगुलर इनकर होने वाला है, अब कुछ ऐसा खर्चा भी तो होगा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा। जैसे आपने किराया दिया, किराए का आपको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 1 महीने तक, फिर अगले महीने आपका किराया वो आ जाएगा लैंडलॉर्ड कि भाई मुझे किराया चाहिए, तो आपको इसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिला। अब हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमें बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर मिलता है। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, उसका इंस्टॉलेशन करवाया, तो वो भी तो एक ही बार इनकर होगा ना खर्चा। हर बार आपको इंस्टॉल, हर महीने थोड़ा ना आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा उसे, तो वो हो गए हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से यहाँ निकलते हैं हमारे 2 पार्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमने ऊपर डिस्कस किया एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, जैसे वेजेस हो गई, रेंट हो गया। दूसरा होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा तक रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी इंस्टॉल करवाई आपने, तो इंस्टॉल करने के जो आपने चार्जेस दिए वो आप एक ही बार तो देंगे जब आप मशीनरी ख़रीद के लाएंगे, ये तो नहीं कि बार बार आप उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा देंगे। तो ये हो गए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स? अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट से आपको सबको समझ में आता है कि प्रॉफिट होता है हमारा जो हमें फ़ायदा हुआ, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज़ ऑफ अ पीरियड over its related expenses during an accounting year। मतलब जो हमारे को इनकम हुई और जो हमारे एक्सपेंसेस हुए बिजनेस में, जो हमें फ़ायदा हुआ, जो हमें जितने अमाउंट से हमें इनकम ज़्यादा हुई एक्सपेंसेस से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल में। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस पीरियड में जो हमें इनकम ज़्यादा हुई एक्सपेंसेस से, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है गेन। प्रॉफिट और गेन कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, बट ये अलग अलग टर्म हैं। जो हमें इनकम हो रही है
इवेंट्स इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब वो रेगुलर गेन्स नहीं है हमारा, वो हमारी रेगुलर इनकम नहीं है। अब जैसे आपने कोई मशीनरी बेची, उसमें आपको हो गया फ़ायदा, तो उसे हम प्रॉफिट ना कह के हम उसे कहेंगे गेन, क्योंकि मशीनरी आप रेगुलरली नहीं बेचते, कभी कभी आप बेचते हैं, तो उसे हम कह देते हैं गेन। ऐसे ही कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उस कोर्ट केस को जीता आपने, तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो उसे हम कहते हैं गेन। जो हमारे रेगुलर वो होते हैं, रेगुलर फ़ायदे, उन्हें हम कहते हैं प्रॉफिट। गेन होते हैं जो होती बिजनेस के एक्टिविटीज़ से ही इनकम है, बट रेगुलर नेचर का नहीं होता वो। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है लॉस। लॉस से आप सब समझते हैं, लॉस होता है नुकसान। तो अगर हमारे खर्चे हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा हैं, हमारी इनकम से ज़्यादा हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, उसे हम कहते हैं लॉस। अब इसमें क्या होता है कि नुकसान हो गया हमारा, तो हमारे कुछ तो पैसे का नुकसान हुआ जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें रिटर्न का, लेकिन हमारा पैसे की कीमत चली गई, हमारा नुकसान हो गया, तो उसे हम कहते हैं लॉस। लॉस में क्या आता है कि अगर हमने कोई फिक्स असेट सोल की, अगर हमने मशीनरी ही सेल करी, उसमें हमें नुकसान हो गया, तो उसे हम कहते हैं लॉस। या हमारे कोई गुड्स चोरी हो गए, आग लग गई, तो उन सब को हम कहते हैं लॉस। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट सब लेना चाहते हैं। डिस्काउंट क्या है कि भाई कुछ तो हमें फ़ायदा हो जाए, कि हमें थोड़ा सा भी सस्ता अगर कुछ सामान मिल जाए तो डिस्काउंट क्या होता है? डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब अगर आप ये, चलिए पहले ये देखते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है इस पे कि 30% डिस्काउंट है, तो वो हमारा जो प्राइस होगा, लिस्ट प्राइस जो होगा, उस पर 1% डिडक्ट होके आपको पैसे देने पड़ेंगे, एग्रीड % ऑफ द लिस्ट प्राइस। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। एक आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कुछ शॉपकीपर्स ये करते हैं कि अगर आप मुझे अभी पूरा पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो जनरली मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को देता है और होलसेलर एक रिटेलर को देता है, क्योंकि वो थोक में सामान ले जाता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले जाता है, इसलिए उसे हम दे देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मैंने आपको बताया कि अगर आप कैश की अभी पेमेंट कर देते तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक होता है वाउचर। अब देखिए, हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो हमें कुछ प्रूफ भी तो चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी हम उसे बुक्स में दिखाएंगे। ऐसे तो हर कोई फेक ट्रांजैक्शन शुरू कर देगा अगर हम ट्रांजैक्शंस का प्रूफ नहीं रखेंगे तो वाउचर कहते हैं उसे। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है हमारा किसी भी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि आगे जब हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, जब हम प्रॉफिट गवर्नमेंट को दिखाएंगे, तो वो हमसे किसी भी ट्रांजैक्शन पे मांग सकती है कि भाई इस ट्रांजैक्शन का आपके पास प्रूफ क्या है। तो वो ट्रांजैक्शन का प्रूफ हमें प्रोवाइड करते हैं वाउचर्स। वाउचर्स क्या हुआ? हमारा प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी गुड्स। गुड्स होते हैं जिनमें हमारा बिजनेस डील करता है। मतलब जैसे किसी की दुकान है कपड़े की, तो वो कपड़ा उसके लिए गुड्स है। अब देखिए, मान लीजिए फैक्ट्री है प्लास्टिक मटेरियल की। प्लास्टिक मटेरियल की फैक्ट्री में उसके पास होंगी कुछ मशीन्स जिनसे वो प्रोडक्शन करेगा, और साथ में वो प्रोड्यूस करेगा कुछ प्लास्टिक की आइटम्स। अब हम गुड्स किसे कहेंगे?
वो डील किस में कर रहा है? वो डील कर रहा है प्लास्टिक में। मशीन में वो डील नहीं कर रहा, मशीन से वो गुड्स बना रहा है। डील मतलब जिसको वो बेचेगा मार्केट में, जिस चीज़ की वो डीलिंग करेगा, उसे हम कहते हैं गुड्स। जो मशीन है, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो है हमारे लिए असेट, वो है उसके लिए असेट। लेकिन जो वो प्लास्टिक की आइटम बना रहा है, उसे हम कहते हैं गुड्स। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जो सामान बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है। अब देखिए, जैसे किसी की कपड़े की दुकान है, उसने अपनी एक शर्ट बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दुकान से ले लिया। अब वो उसके लिए पैसे तो नहीं देगा ना, तो जो सामान वो अपने पर्सनल यूज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सामान वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है बिज़नेस से, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। या तो आप इसको सामान कह लीजिए, वो कुछ कैश भी लेकर जा सकता है, उसे भी हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये हमारा कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, या जिसमें वो डील कर रहा है, जो है हमारे गुड्स, उसे भी हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा परचेजेस। परचेजेस क्या है? परचेजेस है हमारा जो गुड्स हमने बिजनेस में यूज़ के लिए या सेल के लिए प्रोक्योर किए। अब जैसे देखिए, गुड्स प्रोक्योर्ड फॉर यूज़ मतलब रॉ मटेरियल हमने ख़रीदा, तो वो भी हमारा परचेजेस का ही पार्ट है, लेकिन हम उसे बिजनेस में अपने यूज़ करेंगे। सेल जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, मतलब एक फर्म से वो ख़रीदती हैं फिर उसको आगे बेचती हैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज हैं सेल के लिए, उसे हम कहते हैं परचेजेस। अब ये सामान जो है हमारा, वो कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है। क्रेडिट मतलब उधारी पे, कैश मतलब आपने पैसा दिया और सामान लिया। तो ये परचेजेस हमारी रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे, या फिर हमारा गुड्स जो हम फिनिश गुड्स जो हम आगे सेल भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न्स यही करती हैं। समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक। मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स और अदर आइटम्स इन अ बिजनेस। मतलब अब देखिए, स्टॉक हमारा क्या होता है? स्टॉक हमारा होता है कि जो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब वो गुड्स भी हो सकते हैं, या वो कुछ आधे ख़त्म हुए गुड्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री भी। मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, जो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब जब हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म हुआ, ऐसा तो नहीं कि वो सारे गुड्स ख़त्म हो जाएंगे, हम सब सामान बेच देंगे और फिर 1 अप्रैल से हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कुछ हमारा स्टॉक बच जाता है जो हमारा नहीं बिकता। तो जो हमारा स्टॉक 31 मार्च को बचा और जो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग ईयर जब हमारा क्लोज हुआ, उस टाइम जो हमारा स्टॉक बचा, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, जो हमारा सामान बचा होगा उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और जब 1 अप्रैल में हम नए अकाउंटिंग ईयर के अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, तो जो लास्ट ईयर से हमारा स्टॉक बचा हुआ आएगा, उसे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 10,000 के हमारे गुड्स बचे थे 31 मार्च 2019 को,
ये हमारा अकाउंटिंग ईयर 18-19 के लिए हो गया क्लोजिंग स्टॉक। और यही अमाउंट जब हम नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे 10,000 फॉर अकाउंटिंग ईयर 19-20, ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। ये फिगर सेम रहेगी ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डेटर्स। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हमसे जो सामान लेकर जाते हैं वो उधारी पर लेकर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं डेटर्स। हु ओ टू एन एंटरप्राइज, जिनका एंटरप्राइज पे, हमारे बिजनेस पे कुछ उधार है, उसे हम कहते हैं डेटर्स। फिर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स ये बहुत सिमिलर टर्म्स हैं। क्रेडिटर्स वो हुआ जिन्होंने हमें क्रेडिट दिया, मतलब जिन्होंने हमें उधार पे सामान दिया, जिन्हें हमने पे करना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप क्रेडिटर से याद कीजिए क्रेडिट, जिन्होंने हमें क्रेडिट दिया, मतलब जिन्हें हमने पैसे देने हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर्स। हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज, वो हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। और जो एंटरप्राइज को पे करेंगे, हु ओ टू एन एंटरप्राइज, उसे हम कहते हैं डेटर्स। चलिए, ये यहाँ हमारी फिनिश होती हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अब ये हैं हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स मतलब अगर आपको ये समझ में आ गए तो मतलब आपका अकाउंट्स तो क्लियर हो गया। यही है हमारा सारा का सारा अकाउंट्स। आज लेकिन हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको तो आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए कि हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते क्या हैं। एक होता है हमारा पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आपको फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम नेक्स्ट क्लास जो है वो यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से लर्न करके आएँ, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे और इसी से हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। होप आपको अच्छा लगे तो इसे काफ़ी लोगों में, बहुत लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू क्लास, हैप्पी लर्निंग।